Hello everyone, hello my rock stars, my Unacademy champions, welcome to today's class। ये क्यूट लिटिल सा हेलो हम सब की तरफ से है और स्पेशली मेरी तरफ से है। जो भी इस वीडियो को वॉच कर रहा है प्लीज़ वॉच एंड लाइक दिस वीडियो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो, राइट। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, वी हैव विद सम डिफरेंट टॉपिक। आज हमारे पास एक नया टॉपिक है फिर से, वो भी एक हिस्ट्री का टॉपिक है। मैं अभी आपको बताती हूँ कि कौन सा टॉपिक है, बट whoever is watching this video please like this video, please watch this video completely and जो भी आपके कमेंट्स हैं प्लीज़ गिव मी अ कमेंट्स, कैसा लगा आपको वीडियो एंड प्लीज़ गिव योर फीडबैक ऑल्सो, राइट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंप्लीट एस्टैब्लिश पावर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्लास 8 का हिस्ट्री का टॉपिक है, राइट। तो आज हम पढ़ेंगे कैसे ट्रेड टू टेरिटरी एंड कंप्लीट एस्टैब्लिश्ड पावर। अभी पहले मैं आपको इसका चैप्टर का मतलब भी समझाऊंगी, बट उससे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ। वेलकम टू द क्लास, आई एम नेहा सूद। मैं आपकी एसएसटी की एजुकेटर हूँ अनअकैडमी पे, राइट। और मैं क्लास 6, 7 एंड 8 की स्पेशल फ्री क्लासेस भी लेती हूँ और क्लास 8 की मैं प्लस क्लासेस भी लेती हूँ। सो यू कैन कम एंड जॉइन मी ऑन अनअकैडमी ऐप, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं, हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी। ये तीनों सब्जेक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, मैं तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ। आप डेली मेरी लाइव फ्री स्पेशल क्लास भी अटेंड कर सकते हैं। फॉर मोर एंड मोर लर्निंग यू जस्ट नीड टू डाउनलोड, आपको बस डाउनलोड क्या करना है, अनअकैडमी की ऐप को, राइट। सो आई एम नेहा सूद, मैं आपकी एसएसटी की एजुकेटर हूँ। फॉर मोर एंड मोर लर्निंग, राइट, आपको अगर पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है और एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स लेने हैं अनअकैडमी के, तो सबसे पहले आपको अनअकैडमी की प्लस पे भी आना है, राइट। और आपको मेरा कोड यूज़ करना है नेहा YT लाइफ। ये कोड आपको मेरा यूज़ करना है, जिससे आपको जब आप सब्सक्रिप्शन ख़रीद रहे होंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा और साथ ही साथ आप 10% ऑफ मिलेगा एंड यू कैन इन्जॉय एन नंबर बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी प्लस, राइट। और आप ये मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं टू अनलॉक फ्री क्लास। मतलब अगर आपने मेरी फ्री क्लास देखना चाहते हैं, जो स्पेशल फ्री क्लास है, उसके लिए भी आप ये मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, नेहा YT लाइफ, राइट। तो आप फटाफट से वेट किस बात की कर रहे हो, आपने मेरा कोड यूज़ करो और मुझे मिलो अनअकैडमी ऐप पे। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको मुझे फॉलो करना है अनअकैडमी की ऐप पे जाके भी, राइट। आप अनअकैडमी की ऐप पे जाओ, वहाँ पे सर्च करो मेरा नाम, राइट, नेहा सूद, एंड यू हैव टू गो एंड प्रेस द फॉलो बटन ओवर देयर। फॉलो करो मुझे अनअकैडमी ऐप पे, जिससे आपको मेरी लाइव स्पेशल फ्री क्लासेस के बारे में, मेरे प्लस बैचेस के कोर्सेज़ के बारे में, राइट, आप सब कुछ आपको पता चल जाएगा, क्या क्या कोर्सेज चल रहे हैं, क्या क्या नहीं, कौन से टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं और भी बहुत कुछ। तो सबसे पहले मैं प्लस में भी आ रही हूँ। फ्रॉम 19th ऑफ अक्टूबर हमारा एकलव्य बैच स्टार्ट हो रहा है, विच इज़ स्पेशली टर्म 2 के लिए है। टर्म 1 तो हो गया, आई होप आपके एग्ज़ाम्स भी बहुत अच्छे गए होंगे, पर टर्म 2, अब हम टर्म 2 में प्रोसीड कर रहे हैं। तो टर्म 2 की हम सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे प्लस में। ऑन एवरी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे मेरी 3 to 4 PM क्लास होगी। सो यू नीड टू कम एंड जॉइन मी ओवर देयर ऑल्सो। सो आई होप आप सब मेरे को वहाँ पे आके मिलेंगे। अनअकैडमी ऐप फटाफट डाउनलोड करो, फटाफट सब्सक्रिप्शन खरीदो और मेरी लाइव स्पेशल क्लासेस में भी आओ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंप्लीट एस्टैब्लिश पावर। क्या मतलब है इस चैप्टर का, पहले हम चैप्टर का बेसिक मतलब समझ लेते हैं कि ट्रेड टू टेरिटरी एंड द कंप्लीट एस्टैब्लिश पावर, ये तो कुछ ज़्यादा ही लंबा टॉपिक हो गया, बट व्हाट एग्जैक्टली इज़ दिस। एग्जैक्टली इसका ये मतलब है कि जैसे आपको सबको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया किस लिए आई थी, फॉर ट्रेड, राइट। वो आपको पता है इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे मसाले, सिल्क और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें, कॉटन मिलती थी।
तो वो यहाँ पे आए थे सिर्फ ट्रेडिंग करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, बट धीरे धीरे वो टेरिटरियों पे, इंडिया की टेरिटरी, बिकॉज ऑफ द वीक मुग़ल एम्पायर की वजह से वो अपना कंट्रोल दबाते चले गए, बढ़ाते चले गए, एंड उन्होंने धीरे धीरे टेरिटरी को कंट्रोल करना शुरू किया और वो पावर में आ गए, मतलब उनको वो सबसे ताकतवर हो गए, उनको सब राइट्स मिल गए, सब कुछ मिल गया, राइट। सो दिस इज़ बेसिकली फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी एंड कंपनी एस्टैब्लिश पावर। अब हम पूरी स्टोरी आप बिल्कुल ध्यान से सुनना, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि कैसे ये सब आगे बढ़े, कैसे इन्होंने क्या क्या किया कि कंपनी इतनी ताकतवर हो गई, सिर्फ एक ट्रेडिंग करने आई थी और इतने राइट्स ले लिए उन्होंने इस इंडिया के अंदर। तो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट स्लाइड। हम देखते हैं फर्स्ट स्लाइड में क्या लिखा है, राइट। औरंगजेब was the last powerful Mughal emperor and died in 1707 AD. The most important thing, औरंगज़ेब का देहांत हो गया था 1707 में, ठीक है। 1707 में औरंगज़ेब का देहांत हो गया था, बट ऐसा नहीं है कि औरंगज़ेब के बाद मुग़ल एम्परर कोई नहीं आया। हमारे पास बहादुर शाह ज़फ़र भी आए और भी बहुत सारे एम्परर्स आए, बट सबसे पावरफुल निकला औरंगज़ेब। इसलिए औरंगज़ेब के बाद हम किसी मुग़ल एम्पायर के बारे में, एम्परर के बारे में लिखते भी नहीं हैं ज़्यादा, और बहुत कम बातें करते हैं, राइट। तो औरंगज़ेब बहुत पावरफुल था, बहुत पावरफुल था। उसने जितने रीजन्स को कंट्रोल किया हुआ था, चाहे वो इंडिया था, और आप देखोगे मुग़ल एम्पायर का मैप ऊपर से लेके नीचे तक हर जगह मुग़ल एम्पायर छाई हुई थी। आफ्टर औरंगज़ेब द मुग़ल गवर्नर्स एंड जमींदार इस्टेब्लिश द किंगडम। तो आप औरंगज़ेब की डेथ के बाद जो इनके गवर्नर्स थे, उनके ज़मींदार थे, सब ने अपनी अपनी इस्टेब्लिश करने लग गए अपनी छोटी छोटी किंगडम। मतलब एक तरह से एक छोटा बंटवारा सा होने लग गया था ये किंगडम्स का। अलग अलग न्यू किंगडम्स, नई नई स्टेट्स आनी शुरू हो गई थी, बहुत अलग अलग चीज़ें चेंज होनी शुरू हो गई थी। As a powerful religion, kingdoms emerged in various parts of India. Delhi could no longer function as an effective center. तो हमने ये क्लास 6 में भी, 7th में भी पढ़ा है कि कैसे दिल्ली एक पावरफुल ट्रेडिंग सेंटर था, बहुत बड़ा, बट एज किंगडम्स डिवाइड होने लग गई तो बेसिकली पावर जो थी वो डिवाइड होने लग गई। सबकी पावर जो थी उनकी वो सब ख़त्म होनी शुरू हो गई थी एक एक रीजन की, क्योंकि हर जगह बंटवारा जैसी चीज़ हो रही थी। तो एज अ पावरफुल रिलीजन किंगडम्स इमर्ज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया। छोटे छोटे किंगडम्स, मतलब यहाँ पे भी किंगडम बन गया था, कोई सूबेदार या किसी ने बना लिया होगा, यहाँ पे किसी ने बना लिया होगा, यहाँ पे मतलब छोटे छोटे जिसकी जहाँ पे कंट्रोल आया वो वहाँ पे बताने चले गए। अब क्या मेन प्रॉब्लम आई, ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया एज अ ट्रेडिंग कम्युनिटी ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। तो 18th सेंचुरी के दौरान ब्रिटिशर्स भी आए। क्यों आए? यहाँ पे ट्रेडिंग करने आए। आफ्टर औरंगज़ेब देर वॉज अ नो पावरफुल मुग़ल रूलर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, औरंगज़ेब के बाद कोई भी पावरफुल मुग़ल रूलर नहीं था, बट मुग़ल एम्परर्स कॉन्टिन्यू टू बी सिम्बॉलिकली इम्पॉर्टेंट। बस एक सिम्बॉलिकली इम्पॉर्टेंस थी उनकी, बट काम बेसिकली पीछे से ब्रिटिशर्स ही कर रहे थे। इन फैक्ट when the massive rebellion against British broke in 1857, ये हम बात कर रहे हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857 की, जब बहुत बड़ा मासिव रिबिलियन हुआ था जिसमें सिपाहीज, पीजेंट्स वगैरह सब अगेंस्ट हो गए थे। बहादुर शाह जफर द मुग़ल एम्परर एट दैट टाइम वॉज सीन एज अ नेचुरल लीडर। उस टाइम वो लीडर बने थे। Once the revolt was put down by the company, Bahadur Shah was forced to leave the kingdom and his empire. बेसिकली बहादुर शाह ज़फ़र जो रेड फोर्ट में रहते थे उनको वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया था, जस्ट बिकॉज दिखाने के लिए कि अब मुग़ल एम्परर्स का राज ख़त्म हो गया है, अब ब्रिटिशर्स आएंगी, और भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी। हम यही चीज़ें बेसिकली स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो अब हमने इस स्लाइड में क्या देखा, इस स्लाइड में हमने ये देखा कि औरंगज़ेब वॉज द लास्ट मुग़ल एम्परर एंड डाइड इन 1707। ठीक है, ये तो हम समझ गए, 1707 में उनका देहांत हो गया था। आफ्टर औरंगज़ेब छोटी छोटी किंगडम्स बननी शुरू हो गई थी। गवर्नर्स और ज़मींदार्स ने अपनी किंगडम्स बनानी शुरू कर दी थी, क्योंकि वीक एम्पायर था मुग़ल एम्पायर उसके टाइम। एज अ पावरफुल रिलीजन
Regional kingdoms emerged in various parts of India and Delhi no longer function as an effective center. तो दिल्ली जो थे वो was no longer an effective center. ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया फॉर ट्रेडिंग. अभी हम ब्रिटिशर्स की ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टोरी सुनेंगे, कैसे ये इंडिया आए, इन्होंने ऐसा क्या चमत्कार कर दिया था इंडिया के. आफ्टर औरंगजेब देर इज़ नो पावरफुल मुगल रूलर. द मुगल एम्परर्स कॉन्टिन्यू टू बी सिम्बॉलिकली इम्पॉर्टेंट, and in fact when the massive rebellion against the British rule broke out in 1857, Bahadur Shah Zafar, Mughal emperor at that time, was seen as a natural leader. Once the revolt was put down by the company, Bahadur Shah Zafar was forced to leave the kingdom and his empire. तो बहादुर शाह जफ़र एक तरह से मुग़लों का राज ख़त्म कर दिया था अंग्रेज़ों ने. तो अब देखते हैं कैसे ये शुरुआत कैसे हुई थी. इन 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी acquired a charter from the ruler of England. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, चार्टर क्या होगा इसके अंदर. चार्टर वो चीज़ है जिसके अंदर उन्होंने एक स्पेशल राइट्स टाइप की चीज़ ले ली थी फ्रॉम द क्वीन एलिजाबेथ, जो रानी है इंग्लैंड की. क्वीन एलिजाबेथ 1 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है. अभी तो कोई और हैं, 2 हैं, बट पहले 1 की बात कर रहे हैं. उन्होंने स्पेशल राइट्स दे दी थी, मतलब सोल राइट्स दे दी थी फॉर द कंपनी टू ट्रेड इन द ईस्ट. ईस्ट में मतलब इंडिया ईस्ट में थी. अगर ये यहाँ से आ रहे हैं तो इंडिया इनके ईस्ट में पड़ रही थी, राइट. इंडिया इनके ईस्ट में पड़ रही थी, तो ये इंडिया में रूल करने के लिए ईस्ट में आ गए थे. दिस इज़ इंडिया एंड दिस इज़ ब्रिटेन कह सकते हैं, ठीक है. तो ये ईस्ट की तरफ आए थे, इसलिए इनको बोला जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी. इन्होंने स्पेशल राइट्स ली थी इन 1600 फ्रॉम दी क्वीन एलिजाबेथ कि हमें एक सोल राइट दो कि ब्रिटेन से सिर्फ हम ही जाएंगे ईस्ट की तरफ और ट्रेडिंग करेंगे और कोई कंपनी नहीं जाएगी. दिस meant that no other trading group in England could compete with East India Company. मतलब देयर वुड बी नो कंपटीशन फ्रॉम ब्रिटेन इटसेल्फ कि ईस्ट इंडिया कंपनी से कोई भी नहीं जाएगा और ट्रेडिंग ग्रुप में इंग्लैंड में कोई compete करने के लिए नहीं होगा. सो दे थॉट कि कंपटीशन बहुत कम होगा और वो और ज़्यादा प्रॉफिट वगैरह. With this charter, company could venture across the oceans looking for new lands which could buy goods at cheap price and carry them back to Europe to sell at higher price. अब उनको लगा कि हम तो अपना सामान यहाँ से चीप प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, मतलब सस्ते में माल खरीदेंगे और सबसे पहले क्या करेंगे, जाके हम यूरोप में महंगा सामान बेच देंगे. बट ऐसा नहीं हुआ, बेसिकली ऐसा नहीं हुआ. ये हम देखेंगे कैसे नहीं हुआ. द कंपनी डिड नॉट हैव फियर ऑफ कंपटीशन फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी, कंपनी के पास कोई भी फ्रीडम नहीं थी फ्रॉम दी कंपनी के पास फ्रीडम थी कि वो कोई कंपटीशन नहीं था फ्रॉम इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज एंड ऑल. सो इन 1600 इन्होंने क्या लिया, चार्टर लिया फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ से. ये क्वीन एलिजाबेथ की फ़ोटो भी है, देखो, ठीक है. चार्टर में क्या कहा था कि उनको सिर्फ एक सोल राइट्स मिलता है कि वो कोई भी उनके साथ ट्रेड करने के टाइम पे कोई भी कंपनी उनके साथ कोई भी ब्रिटेन से कंपनी नहीं आएगी. इससे वो कंपटीशन भी लेस होगा, राइट, और वहाँ से वो सस्ता माल खरीद के यहाँ पे महंगा बेच सकेंगे. तो मर्केंटाइल, व्हाट इज़ मर्केंटाइल इज़ अ बिजनेस कंपनी दैट मेक्स ट्रेड थ्रू बाइंग प्रोडक्ट्स at a cheaper rate and selling them at a higher rate. तो वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, आप इसको नोट कर लीजिए. तो अब हमने इसमें क्या पॉइंट्स नोट किए. फर्स्ट ऑफ ऑल वो चार्टर ले लिया उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ से, क्वीन से. दूसरी चीज़, चार्टर लेने के बाद उन्होंने वो ट्रेडिंग करने आ रहे थे जिससे उनको सोल राइट्स मिल गया और they had no fear of competition. मतलब कोई आएगा नहीं, कंपटीशन होगा नहीं. they can sell products at higher value.
हायर वैल्यू में प्रोडक्ट्स को सेल कर सकेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे, क्योंकि वो सस्ता माल ला रहे थे और हायर प्राइसेस में ले रहे थे, तो उनको लगा कि हम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। द कंपनी डिड नॉट हैव फियर ऑफ कंपटीशन फ्रॉम इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज। देयर वाज नो फियर ऑफ कंपटीशन फ्रॉम इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज। आई होप आप सबको ये स्लाइड समझ में आ गई होगी कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप वो बढ़े और कैसे कैसे वो आगे बढ़े। चलें नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अभी भी हम वही पढ़ रहे हैं। व्हेन ईस्ट इंडिया EIC इज ईस्ट इंडिया कंपनी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी इंडिया, उन्होंने क्या देखा? अब वहाँ पे तो वो बहुत कॉन्फिडेंटली आए कि हमारे यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे कंपटीशन वगैरह तो कुछ नहीं है, हम सस्ता माल खरीदेंगे और यूरोप में बेचेंगे। बट एक तरह से उनको शॉक भी लग गया जब वो इंडिया पहुँचे। उन्होंने देखा कि पोर्चुगीज़ पहले से ही वर एस्टैब्लिश इन दी वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। तो वेस्टर्न साइड में बेसिकली जो पोर्चुगीज़ थे वो ऑलरेडी थे, ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इन इंडिया, बिकॉज दे डिस्कवर्ड सी रूट बाय वास्को डिगामा। तो वास्को डिगामा ने जो सी रूट डिस्कवर किया था उसी की हेल्प के अकॉर्डिंग पोर्चुगीज़ जो थे वो इंडिया आ चुके थे एंड दे वर ऑलरेडी डूइंग द ट्रेडिंग। डच वर ट्राइंग टू ट्रेड सिमिलर प्रोडक्ट्स। तो डच भी थी वहाँ पे, ठीक है, डच भी आ गए थे सिमिलर प्रोडक्ट्स के लिए। क्या सिमिलर प्रोडक्ट्स थे अब आप सबको पता है। लेटर फ्रेंच ट्रेडर्स ऑल्सो अराइव्ड। फ्रेंच ट्रेडर्स भी आए, फ्रेंच ट्रेडर्स भी आए। और देखो अब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी में उन्होंने क्या क्या देखा? पहले पोर्चुगीज़ देखी, फिर दूसरे में उन्होंने क्या देखा? डच, और साथ ही साथ फ्रेंच। तो इन तीनों के साथ कंपटीशन हो गया बहुत टफ। कंपटीशन हो गया किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब वो चार्टर तो अपने वहाँ से तो चार्टर ले आए थे, पर यहाँ पे कौन उनको चार्टर देगा? राइट, देयर वाज नथिंग लाइक दैट कि यहाँ पे कौन चार्टर देगा, कौन उनको यहाँ पे सोल राइट्स दे देगा। उन्होंने ये तो सोचा था कि हम यहाँ से सस्ता माल खरीदेंगे, वहाँ जाके बेचेंगे, पर ऐसा कुछ था नहीं। यहाँ पे ऑलरेडी ऐसे ही पोर्चुगीज़, डच और फ्रेंच का कब्ज़ा हो रहा था धीरे धीरे। तो अब बेसिकली द इंटेंशन ऑफ ऑल कंपनीज वॉज टू बाय द फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन, सिल्क स्पाइसेस एंड हर्ब्स। तो इंटेंशन क्या थी? वो किस लिए आए थे इंडिया में? ये तीनों इन पोर्चुगीज़, डच, फ्रेंच, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो इंडिया में किस लिए आए थे? दे केम फॉर कॉटन। इंडिया की कॉटन बहुत मशहूर थी। देन वी हैव स्पाइसेस। स्पाइसेस इज़ बेसिकली मसाले। इंडिया के मसाले आज भी बहुत मशहूर हैं, इसलिए वो स्पाइसेस भी आए थे। कॉटन के लिए भी आए थे। दे केम हेयर फॉर सिल्क। सिल्क वॉज ऑल्सो वेरी फेमस। इंडिया का सिल्क बहुत फेमस था, उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी अब्रॉड में। तो इंटेंशन ऑफ द कंपनीज, वो किस लिए आए थे यहाँ ट्रेडिंग करने के लिए? वो आए थे फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन, सेल स्पाइसेस एंड हर्ब्स के लिए। तो ये सब चीज़ों के लिए वो यहाँ ट्रेडिंग करने आए थे, बिकॉज इंडिया में बहुत फेमस था ये सब चीज़ें। द कॉम्पिटिशन अमंग द कंपनीज इंक्रीज द प्राइस एंड रिड्यूस द प्रॉफिट मार्जिन। तो कॉम्पिटिशन इतना था ये डच, पोर्चुगीज़, फ्रेंच की वजह से कि मार्केट में डिमांड बढ़ने के कारण प्राइस भी बढ़ गया, जिस वजह से उनका प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज़ हो गया। वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब मैं आपको फिर से समझाती हूँ ये चीज़। अब देखो, इन तीनों डच, पोर्चुगीज़, फ्रेंच की वजह से और ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से इन सब चीज़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा पीक पे आ गई, ठीक है। तो अब ये चीज़, जब जिस चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती है, उस हिसाब से अगर डिमांड पीक पे आ गई, तो अब जिस हिसाब से डिमांड बढ़ेगी तो उस हिसाब से आपको एक आगे जाके आप ये भी पढ़ोगे इकोनॉमिक्स के अंदर कि डिमांड जैसी बढ़ती है उस हिसाब से प्राइस भी बढ़ता चला जाता है। जिस वजह से प्राइस भी बढ़ता चला गया,
और प्राइस बढ़ेगा तो वो सस्ता माल उनको मिल नहीं पाएगा, राइट। उनको ये सस्ता माल मिल नहीं पाएगा, जिस वजह से प्रॉफिट जो है वो डिक्रीज़ हो गया। तो आप समझ रहे हैं ना जैसे क्या मैं कहना चाह रही हूँ कि कंपटीशन बढ़ने से डिमांड बढ़ी इन चीज़ों की। कंपटीशन बढ़ा कैसे? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डच, पोर्चुगीज़, फ्रेंच ये सब थे। तो कंपटीशन बढ़ने के कारण डिमांड भी बढ़ी, प्राइस भी बढ़ा और साथ ही साथ प्रॉफिट भी घट गया, जिस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई कि क्या वो तो यहाँ पे बहुत चार्टर वार्टर लेके आए थे। कहाँ से लेके आए थे चार्टर? वो तो लेके आए थे चार्टर क्वीन एलिजाबेथ महारानी से कि हम चार्टर लेके जा रहे हैं, यहाँ से तो हमारे पास कोई कंपटीशन नहीं होगा, बिल्कुल आराम से जाके हम क्या करेंगे, वहाँ जाके ट्रेडिंग करना शुरू कर देंगे। बट ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कंपनीज थी जो ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रही थी, ऑलरेडी यहाँ पे काम कर रही थी, और भी बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हो रही थी, राइट। तो अब हमने देखा कि कंपटीशन के बारे में क्या क्या चीज़ें वो आए थे लेने के लिए। फियर्स ऑफ बैटल वर फॉट बिटवीन ट्रेडिंग एंड कंपनीज। तो एक तरह से एक ट्रेड बैटल चल रही थी, जिसको हम बोलेंगे ट्रेड बैटल चल रही थी। वर फॉट बिटवीन दी ट्रेडिंग एंड दी कंपनीज और ट्रेडिंग में एक फियर बैटल चल रही थी, मतलब ट्रेड बैटल चल रही थी जिसमें कंपटीशन, प्राइस और रिड्यूस प्रॉफिट मार्जिन ये चलता ही जा रहा था। थस ईस्ट इंडिया कंपनी इससे धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, इंडिया की कमज़ोर इंडिया की जो औरंगज़ेब के बाद जो किंगडम्स डिवाइड हुए थे वो कमज़ोर थे। तो इसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, पॉलिटिक्स में घुसना शुरू हो गई। मतलब पॉलिटिक्स में मुग़ल एम्पायरों के साथ पॉलिटिक्स में घुसना शुरू हो गई। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कि औरंगज़ेब का देहांत हो चुका था, राइट। ही वॉज द लास्ट मुग़ल एम्परर एंड डाइड इन 1707। फिर उसके साथ साथ मुग़ल गवर्नर्स एंड जमींदार्स ने इस्टेब्लिश कर ली किंगडम। फिर पावरफुल किंगडम इमर्ज इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया एंड दिल्ली वॉज नो लॉन्गर फंक्शनल। ये सब चीज़ें हमने पढ़ी कि औरंगज़ेब वॉज नो लॉन्गर अ पावरफुल मुग़ल नहीं था। तो मुग़ल एम्परर्स कॉन्टिन्यू टू सिम्बॉलिकली इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो अब इसके बाद हमने देखा कि कैसे मर्केंटाइल के बारे में पढ़ा। व्हाट इज़ मर्केंटाइल? इज़ बेसिकली अ बिजनेस कंपनी जो ट्रेड करती है थ्रू बाइंग ऑफ प्रोडक्ट्स एट चीपर रेट एंड सेलिंग दैम एट अ हायर रेट। तो इन सब चीज़ों को बेसिकली बोला जाता है मर्केंटाइल। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक चार्टर सा लिया क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा, ग्रांट टेकिंग अ सोल राइट कि हम ही जाएंगे ईस्ट की तरफ और कोई भी ब्रिटेन से और कोई कंपनी नहीं जाएगा। हम सस्ता माल खरीदेंगे और उसको महंगे में बेचेंगे। द कंपनी डिड नॉट फियर कंपटीशन फ्रॉम इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज। तो कंपनी को कंपटीशन ख़त्म हो गया था एक तरह से, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो गए थे, फ्री हो गए थे, उनको कोई कंपटीशन वगैरह कुछ नहीं था। बट यहाँ पे इंडिया आने के बाद उन्होंने क्या देखा, इंडिया आने के बाद उन्होंने देखा पोर्चुगीज़ वर ऑलरेडी देयर। उन्होंने इस्टेब्लिश कर ली थी अपना कोस्ट इन इंडिया बिकॉज ऑफ वास्को डिगामा ने सी रूट फाउंड कर लिया था। फिर उसके बाद डच भी थे। सो पोर्चुगीज़, डच एंड फ्रेंच भी आ गए थे। धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पे देखा इंडिया में तो बहुत कंपटीशन है। वो तो वहाँ से चार्टर लेके आए थे कि हम अकेले ही लड़ेंगे, यहाँ पे अकेले ही ट्रेड करेंगे, बट ऐसा नहीं था। वो किस लिए आए थे इंडिया में इंटेंशन थी सारी कंपनीज़ की टू बाय फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन, हर्ब्स, सिल्क, स्पाइसेस, ये सब उनका डिमांड था। कंपटीशन अमंग दी कंपनीज इंक्रीज द प्राइस एंड रिड्यूस प्रॉफिट मार्जिन। तो कंपटीशन से क्या हुआ, डिमांड बढ़ी, प्राइस बढ़ा, और साथ ही साथ जो उन्होंने सोचा था सस्ता माल खरीदेंगे का सपना टूट गया एक तरह से। तो ट्रेड बैटल चल रही थी जिस वजह से ट्रेडिंग कंपनीज they were fought between the trading companies and East India Company started entering the politics because of the weak Mughal Empire also. तो EIC begins to trade in Bengal। अब वो बंगाल में आ चुके थे
On the banks of Hooghly River, the first factory of EIC was set up in 1651 AD. तो ऑन द बैंक्स ऑफ हुगली रिवर, ठीक है, ऑन द बैंक्स ऑफ हुगली रिवर पे उन्होंने अपना फैक्ट्री सी बना ली थी। ये देखो एक फैक्ट्री का वो है, दिखाया हुआ है कि कैसे उन्होंने अपनी फैक्ट्री बना ली थी। तो ऑन द बैंक्स ऑफ हुगली रिवर द फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ EIC मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री सी बना ली थी, जहाँ पे एक तरह से उन्होंने अपना वेयर हाउस सा बना लिया था, जहाँ पे उनके सारे ऑफिसर्स बैठेंगे, कामकाज वगैरह करेंगे और भी बहुत चीज़ें करेंगे। तो वेयर हाउस वॉज कंस्ट्रक्टेड एंड गुड्स वॉज स्टोर, जो भी सामान होता था वो यहाँ स्टोर करते थे। जो भी इंग्लिश मैन आते थे वो यहाँ पे आते थे, काम करते थे और बहुत कुछ करते थे। तो उन्होंने एक तरह से बंगाल में जाके अपना साम्राज्य सा बिठा लिया था, ठीक है। सो ड्यूरिंग द 1696 AD कंपनी हैड ज़मींदार राइट्स और ओवर 3 विलेजेस। अभी हम देखेंगे कि कैसे उनको ज़मींदार राइट्स मिली। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ क्या थी उनकी ज़मींदार राइट्स। तो आप ये देख सकते हैं व्हाट इज़ दिस वर्ड फरमान। तो आपने सुना होगा मैं फरमान जारी करता हूँ। एक फरमान इज़ बेसिकली आदेश। तो कंपनी जैसे आपने सोचा कि पॉलिटिक्स में एंटर कर रही थी, तो उनके पास इनको एक आदेश सा मिल गया था औरंगज़ेब के द्वारा कि कंपनी को उनको ज़मींदारी राइट्स मिल गई थी। इन 1696 कंपनी हैड ज़मींदारी राइट्स। ज़मींदारी राइट्स का क्या मतलब होता है? मतलब उनको टैक्स कलेक्टिंग राइट्स मिल गई थी। टैक्स कलेक्टिंग राइट्स का मतलब है कि अब इनका सारा जो रेवेन्यू होता था किंगडम्स का, वो कहाँ से आता था? ज़मींदार से, पीजेंट से, जो खेती बाड़ी होती थी, इन सब से उनको ज़मींदारी राइट्स मिल गई थी। सुल्तानती, गोविंदापुरा एंड कलिकता, ये 3 गांव थे एक तरह से, जिनको वहाँ से उनको टैक्स इकट्ठा करके लाना था, ठीक है। उनका काम बन गया था, यहाँ से वो टैक्स को इकट्ठा करके लाएंगे, ठीक है। तो उनको ये काम मिल गया था क्योंकि उन्होंने पॉलिटिक्स एंटर कर लिया था। धीरे धीरे उन्होंने ये काम हड़पा लिया था। तो कलिकता वॉज द मेजर विलेज विच लेटर ग्रू टू कैलकाता, जो अब कोलकाता भी हो गया है। तो बेसिकली बंगाल से कैसे वो कोलकाता तक पहुंच गए, कलिकता तक पहुंच गए, कोलकाता, कैलकाटा, जो भी आप बोलना चाहते हैं। तो कैसे कैसे वो स्टेप बाय स्टेप उन्होंने वहाँ अपनी फैक्ट्री बनाई, वेयर हाउस बनाए, वहाँ कंस्ट्रक्ट किए, ज़मींदारी राइट्स ले ली, जहाँ पे वेयर हाउस कंस्ट्रक्टेड हो चुके थे। और भी बहुत चीज़ें हमने देखी कि वहाँ पे आके इंग्लिशमैन आके रहना शुरू हो गए थे। एंड ड्यूरिंग 1696 AD कंपनी हैड ज़मींदारी राइट्स। तो कंपनी के पास ज़मींदारी राइट्स आ गई थी 3 विलेजेस की। एक था सुल्तानती, गोविंदापुरा एंड कलिकता। ये सब 3 विलेजेस थे जो बहुत इंपॉर्टेंट विलेज थे बंगाल के, उनके ज़मींदारी राइट्स आ गए थे। अब हम चलते हैं फरमान के ऊपर। फरमान हमने सुना अभी आदेश। तो बाय 1696 AD, ये वही AD है जब उनको ज़मींदारी राइट्स भी मिली हुई थी। दे बिगैन बिल्डिंग फोर्ट अराउंड दी सेटलमेंट। तो अब क्या किया? अब आपके घर के आसपास कोई अपने घर बनाना शुरू कर दे, आपके घर के अंदर कोई अपना घर बनाना शुरू कर दे, एक किला जैसा बनाना शुरू कर देंगे, तो कैसा लगेगा? तो अब वो हर चीज़ का फ़ायदा उठाने लग गए थे, एक फोर्ट सा बनाने लग गए थे, ठीक है, एक किला सा बनाने लग गए थे। 2 years later, it bribed Mughal officials into giving the company ज़मींदार rights over the 3 villages। एक तरह से उन्होंने ब्राइब किया था मुग़ल ऑफिशियल्स को कि हमें ज़मींदारी राइट्स दे दो ऑफ 3 villages। It also persuaded that Mughal Emperor Aurangzeb to issue a farman granted that the company would have right to trade a duty free। तो उन्होंने मुग़ल एम्पायर औरंगज़ेब से एक फरमान सा भी ले लिया था, आदेश सा भी ले लिया था कि जो भी, देखो आप जब भी कोई चीज़ जाते हो, इंडिया से अब्रॉड जा रही है या अब्रॉड से इंडिया आ रही है, तो उस पर ड्यूटी लगती है, बट उस पर टैक्स इज़ बेसिकली द थिंग। औरंगज़ेब से एक फरमान जारी कर दिया था जिससे कंपनी गॉट द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री, मतलब उनके पास कोई टैक्स नहीं लगेगा उनको, जो भी वो ट्रेडिंग कर रहे हैं चीज़ों पे, चाहे वो सिल्क हो, कॉटन हो, स्पाइसेस हो,
ये सब चीज़ों पे जैसे जैसे अगर वो ट्रेडिंग करना शुरू होंगे तो उनको ट्रेडिंग नहीं होगी, उनके वो ट्रेड पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, ड्यूटी फ्री ट्रेडिंग करेंगे। द कंपनी ट्राइड कॉन्टिन्यूसली टू प्रेस ऑन मोर कंसेशंस एंड मैनिपुलेट द एग्जिस्टिंग प्रिविलेज। तो और प्रेशर क्रिएट करना शुरू हो गए, हमें और छूट दो, हमें और छूट दो, हमें और छूट दो। ब्राइब करते थे मुगल ऑफिशियल्स को, करप्शन उधर से ही चलता हुआ आ रहा है। औरंगजेब फरमान फॉर इंस्टेंस हैड ग्रांटेड ओनली कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। तो सिर्फ औरंगजेब ने एक ही फरमान दिया था कि राइट, सिर्फ कंपनी को ही फरमान दिया था कि आप राइट टू ट्रेड करो ड्यूटी फ्री। बट जो उनके ऑफिशियल्स, मतलब जो उनके कंपनी के ऑफिशियल्स थे, तो कंपनी के काम करने वाले लोग थे ऑफ द कंपनी हु वर कैरिंग ऑन प्राइवेट ट्रेड ऑन द साइड वर एक्सपेक्टेड टू पे ड्यूटी। बट वो भी उस चीज़ का फ़ायदा उठाने लगे और वो भी कहते थे कि नहीं नहीं, हमें तो ड्यूटी फ्री दिया हुआ है, हम कोई चीज़ों पे ड्यूटी नहीं। तो वो अपना पर्सनल काम जो करते थे, अगर यहाँ से ज्वेलरी खरीद रहे हैं या कुछ भी ऐसा कुछ काम कर रहे हैं on the private side, on the side they were expected to pay duty, but वो नहीं दे रहे थे। तो company officials refused to pay private duty and expected exemption from the pay। तो कंपनी ऑफिशियल रिफ्यूज टू पे प्राइवेट सामानों पे भी वो ड्यूटी फ्री करना चाहते थे, और मतलब वो कैसे कैसे चीज़ों का फ़ायदा उठाना शुरू हो गए थे। हैवी लॉस ऑफ रेवेन्यू इन दी बंगाल। तो अब ड्यूटी फ्री हो चुका था, जो ड्यूटी आती थी बेसिकली जो टैक्स आता था उसकी वजह से बंगाल की डेवलपमेंट में भी पैसा लगाया जाता था, तो उस वजह से जो भी रेवेन्यू आती थी वो घट गई, रेवेन्यू आती थी वो ख़त्म होती जा रही थी, जिस वजह से देर वॉज हैवी लॉस इन द रेवेन्यू ऑफ बंगाल। मुर्शिद कुली खान द नवाब ऑफ बंगाल प्रोटेस्टेड। दो मुर्शिद कुली खान थे, जब नवाब थे वो बंगाल के, उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि ये सब कुछ, ये जो ट्रेड फ्री और ड्यूटी फ्री हो रहा है, सब इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि ना तो बंगाल के पास पैसा आ रहा है, ना तो बंगाल के पास कुछ हो रहा है, पैसा आ रहा है, ना तो कोई डेवलपमेंट हो रही है। जो भी हम टैक्स कलेक्ट करते थे ये सब कुछ ख़त्म होता जा रहा है धीरे धीरे, और बंगाल में धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी जगह बनाता जा रहा था। ज़मींदारी राइट्स ले लिए थे, ड्यूटी फ्री करा लिया था। तो मुर्शीद अली खान थे उस टाइम पे नवाब ऑफ बंगाल, उन्होंने काफ़ी प्रोटेस्ट किया कि ही इज़ बेसिकली अगेंस्ट दिस। वो अगेंस्ट थे इसके कि ये जो भी है ये गलत है। तो हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स। तो अलीवर्दी खान एंड सिराजुद अली खान सक्सीडेड मुर्शीद अली खान एज नवाब ऑफ बंगाल। तो बेसिकली मुर्शीद अली खान के बाद अली वर्दी खान और सिराजुद्दीन खान आ चुके थे। दे रिफ्यूज टू ग्रांट द राइट टू ट्रेड टू द कंपनी। उन्होंने कहा कि यहाँ कोई ट्रेड वेड नहीं है। वो सारे बेसिकली जो औरंगज़ेब के द्वारा फरमान थे वो कैंसिल करना चाहते थे कि जो उन्होंने फरमान दिए हैं ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर आओ, ड्यूटी दो हमें इन ट्रेडिंग, ठीक है। दे रिफ्यूज टू ग्रांट एनी राइट टू ट्रेड टू द कंपनी। तो वो कैंसिल कर रहे थे सारे राइट्स। दिस रिफ्यूज़ल लेड टू ह्यूमिलेशन ऑफ नवाब्स एंड देयर ऑफिशियल्स। तो रिफ्यूज़ल लेड टू ह्यूमिलेशन ऑफ नवाब्स। दे रिफ्यूज टू ग्रांट एनी राइट टू द ट्रेड। तो ये सब चीज़ें होने लग गई थी बेसिकली, गहमा गहमी सी कहते हैं ना कि छोटी छोटी लड़ाइयाँ झगड़ा बढ़ने शुरू हो गए थे, ठीक है। तो बेसिकली अब उन्होंने बोला हम तो नहीं, ऐसे तो नहीं हम काम करेंगे, जिस वजह से क्या हुआ था, हाउ व्हेन अली वर्दी खान डाइड इन 1756। ये अली वर्दी खान के देहांत हो गया था 1756। सिराजुद्दीन खान बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। बंगाल के क्या बन गए थे वो नवाब। द कंपनी वॉज वरिड अबाउट हिज पावर एंड कीन ऑन पपेट रूलर हु वुड विलिंगली गिव ट्रेड कंसेशन एंड अदर प्रिविलेजेस। तो सिराजुद्दीन खान बहुत स्ट्रिक्ट थे, बट कंपनी क्या हो गई, कंपनी तो चिंता में आ गई थी कि अबाउट हिज पावर, बहुत पावरफुल था वो, और वो चाहते थे हमें तो कोई पपेट रूलर मिले जिससे हम राज करते रहें पीछे से और सामने वो खड़ा रहे।
ठीक है, हु विलिंग गिव अस, और साथ ही साथ हमें ट्रेड कंसेशन भी देते रहे और अदर प्रिविलेज भी देते रहे. So it tried and through without success to help one of the Sirajuddin rivals became the Nawab. After an infuriated Sirajuddin asked the company to stop meddling the political affairs and pay the revenues. तो क्या हुआ, सिराजुद्दीन खली खान एक तरह से राइवल बन गए थे किसके, ईस्ट इंडिया कंपनी के. ठीक है, उन्होंने कंपनी को बोला कि बहुत हो गया, तुमने हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर लिया, राइट, एंड नाउ ऑल द फरमान इज़ एवरीथिंग इज़ कैंसल्ड, स्टार्ट पेइंग दी रेवेन्यूज़. अब जो भी खर्चा पानी है वो देना शुरू कर दो, टैक्सेस देना शुरू कर दो, क्योंकि बंगाल का बहुत बुरा हाल हो रहा था, कहीं से भी रेवेन्यू नहीं आ रही थी, राइट. तो आफ्टर नेगोशिएशन फेल्ड, तो कंपनी ने बहुत नेगोशिएशन की सिराजुद्दीन अली खान के पास, बट सारी नेगोशिएशन वो एक तरह से ज़िद पे आ गए थे कि नहीं, कुछ नहीं चलेगा यहाँ पे, यू नीड टू गो बैक. द नवाब ने एक बैटल करी. ठीक है, अभी हम उस बैटल का नाम भी आपको बताती हूँ, जिसमें बैटल ऑफ प्लासे इज़ बेसिकली द बैटल का नाम है बैटल ऑफ प्लासे. इस बैटल में क्या हुआ कि नवाब ने जो है 30,000 सोल्जर्स लेके चले अपने साथ, 30,000 सोल्जर्स लेके चले. उन्होंने एक बैटल सी शुरू की टू द इंग्लिश फैक्ट्री इन कासिम बाज़ार एंड कैप्चर दी. तो आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी यहाँ पे फैक्ट्री सी बना ली थी, जहाँ पे वहाँ पे उनके लोग रह रहे थे, उनका एक वेयर हाउस था, वो कासिम बाज़ार में था बेसिकली, एंड वॉज कैप्चर्ड बाय द कंपनी ऑफिशियल्स. लॉक द वेयर हाउस, ताले लगा दिए वेयर हाउस में. डिसआर्म्ड ऑल द इंग्लिशमैन, उन्होंने सारे जो थे इंग्लिशमैन के सब चीज़ें छीन ली थी. ब्लॉक्ड इंग्लिश शिप्स, देन ही मार्च टू कैलकाटा टू एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द कंपनी फोर्ट ओवर देयर. तो बेसिकली क्या किया, ही वॉज, हमें पता है सिराजुद्दीन खली खान बहुत पावरफुल था, जिस वजह से उन्होंने कंपनी ने नेगोशिएट करने की कोशिश की, पर उन्होंने बोला स्टॉप बीइंग पार्ट ऑफ आवर पॉलिटिकल अफेयर्स, और जल्दी से यहाँ पे आके रेवेन्यू लाओ यहाँ पे मुझे. बट कंपनी के साथ कंपनी ने बहुत नेगोशिएशन की, भावतोल की कि हमें कुछ छूट मिल जाए, बट ऐसा नहीं हुआ. अब नवाब को गुस्सा आ गया एक तरह से. नवाब ने क्या किया, 30,000 सोल्जर्स को अपने साथ लेके गए इंग्लिश फैक्ट्री एट द कासिम बाज़ार जहाँ पे उनकी फैक्ट्री थी, और वहाँ पे कंपनी ऑफिशियल्स को पकड़ लिया, उनके जो वेयर हाउस पे थे उस पर ताले लगा दिए, और डिसआर्म्ड ऑल इंग्लिशमैन, और जो इंग्लिश शिप्स थी. तो अब ये सामान आता जाता कैसे था, बेसिकली इंग्लिश शिप्स ही थे, सी रूट ही था, उसी से आता जाता था. उन्होंने इंग्लिश शिप्स को आने जाने से रोक दिया. देन ही मार्च टू कैलकाटा टू एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द कंपनी फोर्ट देयर. तो उन्होंने क्या किया, कंपनी फोर्ट कैलकाटा के जो वहाँ, अब कासिम बाज़ार में उन्होंने एक तरह से कब्जा कर लिया था. अब धीरे धीरे वो कहाँ जा रहे थे, दे वर गोइंग टू एस्टैब्लिश कंपनी का जो फोर्ट बनाया था, उन्होंने एक किला सा बनवाया था, वहाँ पर चले गए. On hearing the news of fall of Calcutta, company officials in Madras sent forces under the command of Robert Clive. अब वहाँ तक ये मतलब खबर पूरी इंडिया में फैल चुकी थी कि कैसे बैटल चल रही है, ट्रेड बैटल चल रही है, ट्रेड से बैटल शुरू हो गई है. जब ये न्यूज़ पहुँची कैलकाटा में कि क्या क्या हुआ, कंपनी ऑफिशियल्स मद्रास में भी थे, उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव के साथ अपनी फोर्स को भेजा. ठीक है, prolonged negotiation of Nawab were followed. Finally, in 1757, Robert Clive led the company army against the Sirajuddin at Plassey. ठीक है, अब आ गए रॉबर्ट क्लाइव सीन के अंदर. ठीक है, अब एक तरह से एक विलन सा आ गया. वो कौन था, रॉबर्ट क्लाइव. ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव विलन बन के आए. वो अपनी एक तरह से बोला जाएगा सारे अपने गुंडों के साथ लाए, अपनी आर्मी को साथ लाए, और उन्होंने क्या किया, अपनी नेवल फ्लीट्स प्रोलॉन्ग नेगोशिएट वो करते रहे. बट फाइनली इन 1757 रॉबर्ट क्लाइव लेड टू कंपनी आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दीन एट प्लासे. तो अपनी कंपनी के अगेंस्ट आर्मी सिराजुद्दीन, बैटल ऑफ प्लासे किसी को बोलेंगे. वन ऑफ द मेन रीज़न
अब क्या था, बैटल ऑफ प्लासे में सिराजुद्दीन दुल्ला की हार हो गई। क्यों हार हो गई? क्योंकि वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर द डिफीट ऑफ नवाब वाज दैट फोर्सेस लेड बाय मीर जाफर, वन ऑफ द सिराजुद्दीन कमांडर्स, नेवर फॉर द बैटल। तो मीर जाफ़र जो उनके आर्मी के हेड थे, उन्होंने अपना एक तरह से हाथ खींच लिया उस बैटल से। क्यों? क्योंकि मीर जाफ़र को उन्होंने एक तरह से, करप्शन थी, सब कुछ था, ठीक है, उसको एक तरह से घूस दी। ठीक है, घूस का आप मतलब समझते हैं ना कि आप अगर ये करोगे तो हम आपको क्या बना देंगे, वो हम देखते हैं। क्लाइव हैड मैनेज टू सिक्योर हिज सपोर्ट बाय प्रॉमिसिंग टू मेक हिज नवाब आफ्टर क्रशिंग दी सिराजुद्दीन खान। तो उन्होंने क्या प्रॉमिस किया, मीर जाफ़र को घूस सी क्या दी कि अगर आप नहीं लड़ोगे, हमें बैटल जिड़वा दोगे तो हम आपको नवाब बना देंगे। तो अब आप देख रहे हैं बेसिकली क्या प्रोसेस था। अलवे अलीवर्दी खान के बाद सिराजुद्दीन अली खान बिकेम दी नवाब ऑफ बंगाल। ठीक है, द कंपनी को चिंता सी हो गई कि ये नवाब बन गया है, ही इज़ वेरी पावरफुल, बट उनको तो कोई पपेट रूलर चाहिए था, वो जो उनको ट्रेड कंसेशंस देता रहे और अदर प्रिविलेजेस भी देता रहे। सो इट ट्राइड थ्रू विदाउट सक्सेस टू हेल्प सिराजुद्दीन राइवल्स बिकम्स द नवाब। तो सिराजुद्दीन आज कंपनी टू स्टॉप मेडलिंग इन पॉलिटिकल अफेयर्स, अब हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स में पार्ट मत लो, राइट। सो आफ्टर मैनी रिक्वेस्ट एंड नेगोशिएशन विद सिराजुद्दीन एंड कंपनी फेल, दिस लेड टू बैटल। और कौन सी बैटल हुई थी? दिस इज़ बैटल ऑफ प्लासे। ठीक है, ये हुई थी बेसिकली 1756 1757। ठीक है, तो 30,000 सोल्जर्स थे, वो मार्च किए थे कासिम बाज़ार पे सिराजुद्दीन अली खान के साथ, उद्दौला के साथ। दे कैप्चर्ड द ऑफिशियल्स इन द वेयर हाउस एंड ब्लॉक द इंग्लिश शिप्स। उन्होंने इंग्लिश शिप्स को ब्लॉक कर दिया था कि यहाँ से कोई सामान नहीं जाएगा ना आएगा। द कंपनी फोर्ट एट कैलकाटा वॉज ऑल्सो कैप्चर्ड एंड इस्टेब्लिश अ कंट्रोल ओवर इट। तो सिराजुद्दीन ही वॉज रियली वेरी पावरफुल, वो बहुत ही पावरफुल लीडर थे। तो उन्होंने कलकत्ता के फोर्ट पे भी जब कैप्चर कर लिया था, कैलकाटा के फोर्ट कौन सा था? जो कंपनी ने बनाया था। तो रॉबर्ट क्लाइव सेंट फोर्सेस फ्रॉम मद्रास एंड बैटल ऑफ प्लासे टुक प्लेस इन 1757 AD। तो ये बैटल चली 1757 AD में। ठीक है, तो ये हैं रॉबर्ट क्लाइव जी, ये हैं मीर जाफ़र। तो मीर जाफ़र यही थे जिन्होंने मना कर दिया था। द नवाब्स वर डिफीटेड इन द बैटल एंड प्लासे। मीर जाफ़र वॉज प्राइड बाय द रॉबर्ट क्लाइव हैज़ ही विल बी द नेक्स्ट ऑफ बंगाल। तो वैसे तो उनको मेन मकसद उनका क्या था, मीर जाफ़र ही वॉज द हेड ऑफ द आर्मी था, उनको बोला गया था, उनको ब्राइब कर दी थी कि आपको हम बना देंगे नवाब ऑफ द बंगाल, अपना हाथ यहाँ से खींच लो। तो वो ब्राइब के चक्कर में आ गए और उन्होंने अपनी देश को हराते हुए रॉबर्ट क्लाइव के साथ चले गए। तो बैटल ऑफ प्लासी से क्या हुआ? मीर जाफ़र द इनिशियल वॉज द पपेट रूलर। तो मीर जाफ़र अब नवाब बन चुके थे एज दे वर ब्राइब। वो पपेट रूलर था बेसिकली। पपेट रूलर जिसको कहेंगे कठपुतली था। बट टू मेंटेन रिस्पेक्ट ऑफ हिज पीपल ही वॉज नॉट टू हेल्पफुल फॉर द किंग। तो अब क्या था कि अब उन्होंने अपने देश के लोगों को भी दिखाना है, अपने किंगडम के लोगों को भी दिखाना है कि वो उनके बारे में बहुत सोच रहे हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि मीर जाफ़र वॉज इनिशली अ पपेट रूलर थे, बट टू मेंटेन रिस्पेक्ट ऑफ हिज पीपल ही वॉज नॉट टू हेल्पफुल फॉर द कंपनी। पपेट तो थे, बट क्या प्रॉब्लम थी, पपेट होने के बाद भी वो दे वर नॉट, वो उस हिसाब से काम नहीं कर रहा था जिस हिसाब से कंपनीज चाहते थे कि वो काम करे, जिस हिसाब से कंपनीज चाहती थी वो काम करे। तो वो दे वर नॉट रियली हैप्पी, कंपनी वॉज नॉट हैप्पी। द रॉबर्ट क्लाइव रोड टू विलियम पीट फॉर ऑब्सोल्यूट पोजेशन ऑफ द रिच किंगडम। उन्होंने कहा कि बहुत हो गया ये पपेट, ऐसा करते हैं हम ही बन जाते हैं नवाब ऑफ बंगाल। ठीक है, हम ही बन जाते हैं नवाब, ये सारे मुग़ल एम्पायर्स को हटाओ यहाँ से और हम बन जाते हैं नवाब। तो मीर जाफ़र वॉज इनिशियली वॉज द पपेट रूलर, बट टू मेंटेन रिस्पेक्ट ऑफ हिज पीपल ही वॉज नॉट टू हेल्पफुल फॉर द कंपनी।
अब मीर जाफ़र प्रोटेस्टेड, अब मीर जाफ़र जो था उसने प्रोटेस्ट करनी शुरू कर दी। द कंपनी डिपोज हिम एंड इंस्टॉल्ड मीर काजिम इन हिज प्लेस। तो मीर काजिम कौन था? ही वॉज द सन इन लॉ ऑफ मीर जाफ़र, मतलब सन इन लॉ कौन होता है? उनकी बेटी का हस्बैंड। उसकी जगह मीर जाफ़र ने थोड़ा बहुत बोला होगा, नहीं नहीं आप ऐसे नहीं कर सकते, आपको तो हमें थोड़ा बहुत तो मेरे को सोचना ही पड़ेगा। तो नवाब खुश नहीं थे, तो कंपनी डिपोज हिम, मतलब हटा दिया और इंस्टॉल कर दिया मीर कासिम को उसकी जगह। व्हेन मीर कासिम कंप्लेंट, ही इन टर्न डिफीटेड इन द बैटल एंड फॉट द बैटल ऑफ बक्सर हो गई थी। अब मीर कासिम भी आए, ठीक है, मीर कासिम भी आए, मीर कासिम के कारण जब मीर कासिम ने भी देखा कि कंपनी तो बहुत ज़्यादा अपनी चला रही है, इसकी वजह से कुछ चीज़ें कंप्लेंट वगैरह करने लगी, जिसकी वजह से बैटल ऑफ बक्सर आ गई थी। एंड ड्रिवन आउट ऑफ मीर जाफ़र वॉज री इंस्टॉल्ड, जिसकी वजह से मीर कासिम भी वही चीज़ में आ गए। अब आप देख रहे हैं कि कैसे ये चक्कर घूम रहा है। पहले मीर जाफ़र था, तो फिर उसके बाद उन्होंने मीर कासिम को ले आए, फिर उसके बाद फिर जब बैटल ऑफ बक्सर हुई उन्होंने फिर मीर जाफ़र को ले आए, क्योंकि मीर जाफ़र ने इस बारी ब्राइब किया था इंग्लिश कंपनीज को। नवाब हैड टू पे ₹5 लाख एवरी मंथ बट द कंपनी वांटेड मोर मनी। तो उन्होंने ब्राइब कर दिया था कि मैं आपको कुछ पैसे वैसे दूंगा, मुझे फिर से नवाब बना दो बंगाल के। तो नवाब को 5 लाख रुपए महीना वो देते थे उस टाइम पे, 5 लाख रुपीज़ एवरी मंथ। बट कंपनी के अंदर लालच इतना था, दे वांटेड मोर टू फाइनेंस इज वॉर्स एंड टू मीट द डिमांड ऑफ ट्रेड एंड इट्स अदर एक्सपेंसेस। तो उनको और पैसा चाहिए था, और पैसा चाहिए था, वो कहते थे हमें और पैसा दो। इट वॉन्टेड मोर टेरिटरीज एंड मोर रेवेन्यू, तो वो चाहते थे, उनको दीवान बना दिया गया था बेसिकली। अब धीरे धीरे वो कैसे बैटल ऑफ प्लासे, बैटल ऑफ बक्सर में कैसे उन्होंने धीरे धीरे अपना कब्जा करना शुरू किया, ये सब चीज़ें हम देख रहे हैं, राइट। तो बाय द टाइम मीर जाफ़र डाइड इन 1765, मीर जाफ़र का जब देहांत हो गया था 1765 में, तब भी उनको कुछ टाइम तक पैसे मिलते रहे थे। द मूड ऑफ द कंपनी हैड चेंज, अब तो भैया मूड चेंज हो गया कंपनी का। Having failed to work with the puppet Nawabs, Clive declared, "We must indeed become the Nawab ourselves." तो हम खुद नवाब बन जाएंगे, अब हम किसी को और पपेट रूलर हमारे बस की बात नहीं रही। फाइनली इन 1765 मुगल एम्पायर्स को क्या मिल गई थी? वर अपॉइंटेड एज द दीवान ऑफ बंगाल प्रोविंस। इन 1765 में उनको क्या मिल गया था? दीवान ऑफ दी दीवान का उनको राइट मिल गया था, दीवानी राइट्स मिल गए थे, मतलब जो भी उनके पास आएगा पैसा उन्हीं के पास आएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट, कब मिला था उनको? 1765 में। मुगल एम्पायर्स वर अपॉइंटेड एज द कंपनी दीवान एंड द प्रोविंसेस, ये सब चीज़ें हुई थी। तो अब हमने काफ़ी कुछ पढ़ा, बैटल ऑफ प्लासी के बारे में पढ़ा, बैटल ऑफ बक्सर के बारे में पढ़ा, और भी हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, राइट। कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें चेंजेस आए, कैसे कैसे ट्रेड होना शुरू हुआ, कैसे वो चार्टर लाए, कैसे वो चीज़ें लाए। तो द मेजर कंपनी हैड अर्लियर फेज फ्रॉम 18th सेंचुरी। तो बेसिकली बहुत दीज रेवेन्यूज़ वर, जो भी रेवेन्यू आती थी, दे वर यूज फॉर परचेज ऑफ कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल्स एंड मेंटेन कंपनी ट्रूथ्स। अब हम ये जो आपको बाकी सारी चीज़ें पढ़नी हैं, अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेरे प्लस बैच पे आना पड़ेगा, राइट। और साथ ही साथ आपको मेरे स्पेशल फ्री क्लास भी अटेंड करनी पड़ेगी फॉर मोर डिटेल लर्निंग अबाउट दिस टॉपिक। तो मैं आपके लिए कुछ शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स लेके आई हूँ, राइट, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? इन विच ईयर डिड ईस्ट इंडिया कंपनी गेट द रॉयल चार्टर फ्रॉम द किंगशिप ऑफ इंग्लैंड एंड हु वॉज द रूलर ऑफ इंग्लैंड एट दैट टाइम?
तो इन 1600, इसका आंसर आप लिखोगे एग्जाम्स में, इन 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द रॉयल चार्टर फ्रॉम द किंगशिप एंड द क्वीन एलिजाबेथ एंड द रूलर एट दैट टाइम वॉज क्वीन एलिजाबेथ वन। क्वेश्चन नंबर 2, वट वॉज द रीज़न बिहाइंड द बैटल बिटवीन द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। अब हमने देखा ना क्या ट्रेडिंग बैट चल रही थी। द रीज़न बिहाइंड द बैटल्स अमंग द ट्रेडिंग वॉज द राइजिंग ऑफ द कॉम्पिटिशन, जिसकी वजह से प्राइस इंक्रीज हो रहा था और प्रॉफिट मार्जिन घट रहा था, ये हमने भी पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 3, mention the aftermath of the death of Aurangzeb in 1707. Aurangzeb died in 1707, which resulted in establishment of the several regional kingdoms. Governors under the Mughal took over the control of the states and existence of the several kingdoms were seen. तो गवर्नर्स ने मुगल स्टेट्स के ऊपर कंट्रोल कर लिया था, बहुत छोटी छोटी किंगडम्स ही आनी शुरू हो गई। सो दीज वर द आफ्टर मैथ ऑफ द डेथ ऑफ द औरंगज़ेब, मतलब औरंगज़ेब के मरने के बाद क्या क्या चीज़ें हो रही थी, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी हैं इसके अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम देख लेते हैं। इट इज़ सेड दैट द बिफोर ब्रिटिशर्स द पोर्चुगीज़ वर व्हाट एस्टैब्लिश इन इंडिया, एक्सप्लेन हाउ। तो पोर्चुगीज़ कैसे आ चुकी थी इंडिया में ब्रिटिशर्स से पहले। Yes, the Portuguese have settled in India before the establishment of Britishers, as in 1498. Portuguese explorer Vasco da Gama discovered a sea route to India, resulting in establishing the base in Goa, which is in western coast. वेस्टर्न कोस्ट में क्या हुआ था, वास्को डी गामा ने 1498 में सी रूट डिस्कवर कर लिया था टू इंडिया, इस्टेब्लिशिंग द बेस टू गोवा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। What attracted European trading companies to India? European trading companies were attracted due to following reason: cheap and fine quality of silk and cotton. cheap भी थी और खास, सबसे खास क्या बात थी, क्वालिटी वॉज वेरी गुड, सस्ता और अच्छा माल, ये मेन थी। एंड फॉर स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लव्स और ये सब चीज़ें उन्होंने क्या करी थी, ये सब चीज़ें भी उनके पास आ गई थी। कार्डमन एंड सिनेमन, ये सब चीज़ें क्या थी, बेसिकली इनकी भी डिमांड थी और वो यहाँ पे आए थे। सिनेमन जिसको हम दालचीनी बोलते हैं, इलायची और ये सब चीज़ें भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड में थी और ख़ास करके अभी है भी, ठीक है। तो आज तक इंडिया के मसाले बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। तो मैंने आपको अभी आप बताया कि 5 क्वेश्चन एंड आंसर्स विच आर वेरी इम्पॉर्टेंट, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी एग्ज़ाम्स के लिए, और आप नोट डाउन कर सकते हैं, यू कैन नोट इट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ये आपके एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। तो अब मेरा बैच शुरू हो रहा है टर्म 2 का 19 अक्टूबर से, ठीक है। 19 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, जिसमें मैं हिंदी में पढ़ाऊँगी आपके क्लास 8 के टॉपिक्स। टाइम विल बी 3 PM to 4 PM, राइट। 3 PM से 4 PM मेरा टाइम होगा, जिसमें ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे आई विल बी टीचिंग यू, ठीक है। तो आपको मेरे बस बैच पे आना है। सबसे पहले आप मेरी स्पेशल फ्री क्लासेस में भी आ सकते हैं, जिसमें आप लाइव मुझसे बात कर सकते हैं। यू कैन इंटरेक्ट विद मी, यू कैन आस्क क्वेश्चंस, आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं क्वेश्चन टैब के ऊपर, राइट। तो आपको MCQs विद जहाँ पे हम पोल्स भी करते हैं ऑन रेगुलर बेसिस, हमारे पास क्विज टाइम भी होता है, MCQs होते हैं, पोल्स होते हैं फॉर बेटर रिवीजन अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक, हम बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। और पोल का लीडर बोर्ड भी होता है, जिसमें आप अपने फ्रेंड्स के साथ compete करके टॉप भी मार सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, वॉट यू नीड इज़ टू डाउनलोड दी अनअकैडमी लर्नर ऐप। प्ले स्टोर में जाके अनअकैडमी की लर्नर ऐप को डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। ओपन दी ऐप एंड गेट स्टार्टेड। यू नीड टू एंटर योर मोबाइल नंबर, आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और आपके मोबाइल पे 1 टाइम पासवर्ड आएगा, वो डालना है। यू नीड टू क्रिएट योर अकाउंट, जिसमें आपको अपना फुल नेम, ईमेल एड्रेस, स्टेट ऑफ रेजिडेंस, ये सारी डिटेल्स अपनी भरनी है। और साथ ही साथ विच गोल आर यू प्रिपेयरिंग फॉर, जैसे आप सिलेक्ट करेंगे 6 to 12, राइट। इफ़ यू आर इन 7th, इफ़ यू आर इन 8th, तो आप 6 to 12 सिलेक्ट करेंगे। फिर सिलेक्ट द क्लास,
इट्स CBSE क्लास 8, CBSE क्लास 8 आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। आप किस लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, कौन सी लैंग्वेज में आप पढ़ना चाहते हैं, दिस आप वो लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। गो टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो एंड क्लिक ऑन द स्पेशल क्लास लिंक। तो आप मेरे को फॉलो तो करेंगे, ठीक है। तो आपने मेरी स्पेशल क्लासेस की लिंक देख सकते हैं, वहाँ पे लिंक देख सकते हैं कि मैम का कौन सी क्लासेस हैं स्पेशल, और उस पर नोटिफाई मी क्लिक कर सकते हैं एंड यू विल गेट नोटिफाइड 10 मिनट्स बिफोर द एग्ज़ाम बिगिनस। यूज़ माई कोड टू अनलॉक स्पेशल फ्री क्लास फॉर फ्री। आपको मेरा कोड यूज़ करना है, नेहा YT लाइव। मेरा कोड क्या है, आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन, नेहा YT लाइव इज़ माई कोड। आपको मेरा ये कोड यूज़ करना है टू गेट 10% ऑफ ऑन प्लस पे भी, और साथ ही साथ टू अनलॉक फ्री स्पेशल क्लास ऑन अनअकैडमी ऐप। अब आते हैं अब अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन फ़ीचर्स पर। बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स हैं। लर्न लाइव फ्रॉम योर कंफर्ट ऑफ योर होम, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया, रेगुलर डाउट सॉल्विंग, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस, मेंटरशिप एंड गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट सीरीज़, और ये सारे बहुत बढ़िया बढ़िया फीचर्स हैं। बैचेस होते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी मटेरियल को PDF फॉर्मेट में, मेंटरशिप एंड गाइडेंस, ये सब आप देख सकते हैं। तो देयर इज़ अ रेज अ हैंड फीचर ऑल्सो, जब आप लर्नर के साथ बात कर सकते हैं, यू कैन गो एंड नाउ स्पीक टू द लर्नर्स इन द लाइव स्पेशल क्लास। आप मुझसे 1-on-1 इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव स्पेशल फ्री क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं। द प्लान स्टार्ट फॉर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन इज़ 696 एंड अगेन माई कोड इज़ नेहा YT लाइव। आप मेरा ये कोड यूज़ कर सकते हैं टू गेट 10% डिस्काउंट। तो फटाफट से डेट किस बात की कर रहे हो, फटाफट से मेरा कोड यूज़ करो। तो अनअकैडमी में एक और सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं विच इज़ आइकॉनिक, जिसमें आपको एक मिलेगा पर्सनल मेंटर, लाइव डाउट सॉल्विंग्स, वीकली रिपोर्ट्स, पेरेंट्स कनेक्ट, स्टडी प्लानर और ऑल द बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ऑल्सो। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसमें आपको एक पर्सनल मेंटर मिलेगा फॉर 1-on-1 गाइडेंस, लाइव डाउट सॉल्विंग, यस, वीकली रिपोर्ट्स मिलेंगे, आपके पेरेंट्स आपकी देख सकते हैं आपकी परफॉर्मेंस, स्टडी प्लानर, प्रैक्टिसेस, गो एंड डिस्कस विद योर पेरेंट्स कि आप आइकॉनिक लेना चाहते हैं कि प्लस लेना चाहते हैं। आइकॉनिक के प्लान स्टार्ट होते हैं 1446 से। यूज़ माई रेफरल कोड नेहा YT लाइव। नेहा YT लाइव आप कोड यूज़ कर सकते हैं फॉर इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। तो अनअकैडमी के ऊपर प्लस के भी चल रहे हैं, लेट्स क्रैक यूनिट टेस्ट फॉर प्लस, मैथ, साइंस, SST टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस इज ऑल्सो गोइंग ऑन फॉर ड्यूरेशन इज 60 मिनट्स एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 30। थर्सडे, सैटरडे और संडे को होता है ये एग्ज़ाम। आप इस टेस्ट का पार्ट लीजिए फॉर बेटर रिवीजन, जिसमें सिर्फ MCQs होंगे, और you can be the number 1 on the leaderboard which has already been started of 2nd of October और 30th December तक चलेगा, every Thursday, Saturday और Sunday 1 PM। तो use my code नेहा YT live to get 10% off। और अनअकैडमी के द्वारा मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप, लिंक विल बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जिसके अंदर यू कैन यूज़ अ कोड NS41 रॉकस्टार्स ऑफ नेहा मैम। आप ये लिंक पे जाइए, मेरी स्पेशल फ्री क्लासेस के बारे में आपको पता चलेगा, और साथ ही साथ अनअकैडमी के ऑफर्स के बारे में पता चलेगा। ज्वाइन माई ग्रुप, फॉलो माई ग्रुप, राइट। तो अब the follow me on the telegram, the link is there in the description box। तो थैंक यू एवरीवन, आई होप यू ऑल enjoyed my class। आपको सबको बहुत मज़ा आया होगा। हमने पढ़ा आज ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, काफ़ी टॉपिक्स हमने कवर कर लिए, जिसमें बैटल ऑफ प्लासे, बैटल ऑफ बक्सर, कैसे उन्होंने चार्टर लिया, और भी बहुत कुछ लिया। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू, आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो वीडियो फॉर मोर एंड मोर लर्निंग। हम हिंदी में पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट्स को, और भी बहुत चीज़ें कर रहे हैं, और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो, गिव मैक्सिमम व्यूज़, गिव मैक्सिमम लाइक्स यू कैन, एंड
थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन। राइट, आपको वीडियो पसंद आई, आप मेरे और टॉपिक्स पे भी वीडियोस देख सकते हैं। आई रियली enjoyed teaching you all. So see you all on an academy also in my live special free class. So thank you everyone.